मैं अर्जुन सर एक बार फिर आप सबों का स्वागत करते हैं केमिस्ट्री माय ड्रीम में। और हमारा जो चैप्टर 3 है केमिकल काइनेटिक्स, उसे कंटिन्यूड रखते हुए आज का जो टॉपिक है उसको मैं एक बार पढ़ दूँ। यह है आपका एलिमेंट्री एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन इसके पहले जो हमने आपसे कुछ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था। उसमें रेट लॉ डिस्कस किए थे, रेट कांस्टेंट था, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट था। सब का हमने क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया, जो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसे तो जनरली लोग समझते हैं कि भाई मैकेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैकेनिज्म कई जगह रिएक्शंस में है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है, कहता है कि द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप ओनली। कहने का मतलब यहाँ पर वन स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है? वन स्टेप रिएक्शन जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और बहुत वन स्टेप रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए H2 प्लस O2 वाला जो एग्जाम्पल है, ये वन स्टेप रिएक्शन है, ट्वाइस H2O। ऐसा ऐसा बहुत रिएक्शन होगा जो वन स्टेप रिएक्शन है। उसी तरह से आपका होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आपको ढेर सारा देखने में मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके लिए लिखते हैं। ऐसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, लेकिन आप जैसा चाहें बहुत जो है रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, आप देखेंगे तो शायद ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको लगेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए, ये जो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में। और जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन भी वहाँ पर होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो कहता है कि मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स अंडरगोज साइमल्टेनियस कोलिजन। अब ये चीज क्या होता है वो मैं आपको बतलाता हूं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, ये जानना बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट पार्टिकल्स, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल्स में एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स अंडरगोज
साइमल्टेनियस कोलिजन। ये साइमल्टेनियस कोलिजन क्या होता है ये भी देखना जरूरी है। साइमल्टेनियस कोलिजन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब साइमल्टेनियस कोलिजन क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कोई भी आपने रिएक्टेंट ए लिया, बी लिया और ये कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो कहता है कि प्रोडक्ट बनने से पहले ये ए और बी जो रिएक्टेंट है इसके पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद जो है इफेक्टिव कोलिजन जनरेट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। तो कोलिजन थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा सा कोलिजन, चूंकि कोलिजन वर्ड यहां आ गया इसीलिए हम जरा कोलिजन थ्योरी को भी खोज लेते हैं यहां पर, नहीं तो कोलिजन थ्योरी अलग से एक टॉपिक होगा जहां हम लोग कोलिजन थ्योरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये सब डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि ये जो साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, कहने का मतलब एक साथ जो है रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड करता है, और कोलिजन के बाद क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन्स प्रोड्यूस करता है। कहता है कि ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट सर्टेन कोलिजन्स व्हिच आर वेरी वेरी इफेक्टिव दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो साइमल्टेनियस कोलिजन में जो भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन देखिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ये क्या होता है? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू नंबर, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। अब से फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकता है? देखिए 2 मोल्स H2 है और 1 मोल O2 है। तो ये अगर एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? 3 हो जाएगा। 2 + 1 = 3 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी किस तरह से सिग्निफिकेंट है वो मैं आपको बतलाता हूं। कहता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी पर्टिकुलरली नहीं होता है, देयर इज नो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज परमिसेबल फॉर ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ढेर सारे स्टेप से बना हुआ है, आपका यहां पर लिखा हुआ है देखिए मोर देन 1 स्टेप, तो हो सकता है कम से कम 2 स्टेप तो होगा ही, अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नेचर क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से जितने स्टेप्स में रिएक्शन हो हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो मीनिंगफुल होगा। तो फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी, यहां लिखिए मॉलिक्यूलरिटी is valid for each step of the complex reaction। complex reaction तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है
क्योंकि वहां पर जो देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसे जो मॉलिक्युलरिटी ऑन द होल हम लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जो है, जैसे हमने एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिया, वैसे अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लेंगे तो उसका जो मॉलिक्युलरिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इवन जो है वो 3 से ज्यादा होगा। लेकिन कहता है कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। अब कोई रेयरली कोई रिएक्शन होगा जहां पर मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो कोलिजन होगा, है ना, इफेक्टिव कोलिजन होगा या यूं कहिए साइमल्टेनियस कोलिजन जो होगा, वो ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। तो अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगा ईच स्टेप का, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि मॉलिक्युलरिटी इज वैलिड फॉर ईच स्टेप ऑफ द complex reaction, but for complex reaction on the whole the molecularity is not significant. Is it clear? तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या लिख लेते हैं, मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन कर देते हैं। अब ये जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो कहता है कि वो जब भी रहेगा तो नेचुरल नंबर में होगा। किसमें होगा? मॉलिक्युलरिटी का जो वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर में होगा, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर फॉर मोलैरिटी। और खास करके मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये जो होगा 1 2 3 तक होगा और आगे जो होगा वो परमिसिबल नहीं है। लेकिन कहता है कि मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो और इन फ्रैक्शन। ये जो है मॉलिक्युलरिटी, इस चीज को लिख लेना होगा, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो एंड इन फ्रैक्शन। कहने का मतलब फ्रैक्शन में भी नहीं होगा और जीरो में भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डिफरेंशिएट करें तो एक पॉइंट तो हमारा मिल जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो और मे बी इन फ्रैक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो एंड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो इस तरह से जो है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप कई और पॉइंट्स भी ले सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन से होता है, जबकि मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो थ्योरेटिकली आया है। तो इस तरह से ढेर सारे पॉइंट्स जो है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में मिल जाएंगे। तो आपके पास में एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, आई मीन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सारा पढ़ लिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के टर्म में। अब जो हमारा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको देख लेना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहता है, ये मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे होता है, जरा इसको हम लोग रीड करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज और हमने वहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लिखना छोड़ दिया था, जिसको आप नोट कर लेंगे कहीं पर, वो हमको मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में काम देगा। और वो क्या है, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उसको लिख लेना होगा, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहने का मतलब रेट लॉ हमको वहीं से आएगा, कहां से, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से। तो वो आप कहीं न कहीं नोट कर लेंगे और फिर हम उसको मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यूज करेंगे। अब जैसे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन हम मैकेनिज्म पर लिखते हैं,
जैसे देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, NO2 प्लस F2 ये होता है 2NO2F होता है। देखिए ये कोई रिएक्शन है दिया हुआ, अब इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ दिया हुआ है। रेट लॉ क्या है भाई? रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, ये आपका दिया हुआ है रेट लॉ में। तो कहता है कि प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा ये आपको निकालना है। तो जब भी मैकेनिज्म पर कोई क्वेश्चन होगा तो एक रिएक्शन होगा, रेट लॉ होगा, और फिर उस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपसे लिखने के लिए कहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये रेट लॉ जो दिया हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यही जो है स्लो स्टेप को, जो अभी अभी हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप जो होता है, या यूं कहिए स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो देखिए इस रेट लॉ से हम लोग स्लो स्टेप को कैसे लाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं NO2 प्लस F2। देखिए ये एक एक मोल यहां पर यूज्ड अप है रेट लॉ इक्वेशन में, ठीक है। तो इससे जो है ये तो स्लो स्टेप हो जाएगा, ये स्लो स्टेप है, तो इससे बनेगा क्या? देखिए NO2F नाइट्रोनियम फ्लोराइड बनता है, और एक फ्लोरीन जो है यहां पर हम लोग बैलेंस करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, इधर लिख लेते हैं राइट साइड में। तो अब देखिए राइट साइड का एक जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड में, वो दोनों वेल बैलेंस्ड है स्लो स्टेप में। लेकिन आपको करना क्या है कि थ्योरेटिकली आपने कितना लिया है रिएक्शन में, 2 मोल्स NO2 लिया है। तो 2 मोल्स NO2 के लिए आप 1 मोल और NO2 ले लेंगे, ठीक है, ये दोनों मिला देंगे तो 2 मोल हो जाएगा। ये जो सरप्लस आपका फ्लोरीन राइट साइड में दिख रहा है उसको यहां पर यूज कर लीजिए। तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, क्योंकि स्लो स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आ गया, रेट लॉ से आ गया, ठीक है। तो ये आपका स्लो स्टेप हो गया, ये फास्ट स्टेप हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं NO2F। अब इस दोनों रिएक्शन को, स्लो स्टेप वाले और फास्ट स्टेप वाले को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा? देखिए ये रिएक्शन जो है कंप्लीटली मिल जाएगा आपको। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हो सकता है कि ये 2 मार्क्स का मैकेनिज्म आपसे पूछे, क्योंकि 2-3 स्टेप तो हो ही जाता है कुल मिला करके, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका मैकेनिज्म हो गया। अब दूसरा जो रिएक्शन है मैकेनिज्म के लिए, एक और आपको हम हेल्प करते हैं। देखिए ये रिएक्शन हमने अभी अभी लिखा था, क्या लिखा था? 4HBr प्लस O2 हमने लिखा था, और इधर दिया था 2H2O प्लस 2Br2। देखिए ये अभी अभी ये रिएक्शन हमने लिखा था। अब इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन में आपका रेट लॉ दिया हुआ रहेगा, और रेट लॉ क्या होगा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं यहां पर कि रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका कितना नंबर ऑफ मोल यूज्ड अप है? 1 मोल। जबकि रिएक्शन में कितना लिया हुआ है? देखिए यहां पर 4HBr लिया हुआ है, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का 4 मोल है, लेकिन कहता है कि स्लो स्टेप में 1 मोल ही यूज होता है। यह सबसे बड़ी बात है। तो जो भी स्लो स्टेप में होगा वही रेट लॉ देता है। तो देखिए ये दिया हुआ है रेट लॉ, तो कहता है भाई मैकेनिज्म इसका क्या होगा? तो लीजिए मैकेनिज्म जो है हमको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर वही काम करेंगे, अभी अभी हमने आपको दिखाया कि रेट लॉ के हेल्प से हम लोग पहले स्लो स्टेप लिख लेंगे। तो हमको क्या करना होगा? पहले देखिए
HBr 1 मोल है, 1 मोल O2 है। क्योंकि यहां पर याद रखना होगा कि हमेशा जो रेट लॉ में जितना मोल दिया हुआ है रिएक्टेंट का उतने ही मोल यूज करना है। इसमें कहीं कोई किसी तरह का जो है डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, या यूं कहिए इससे कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, रिएक्टेंट से जितना है उतना ही रहने दीजिए। तो बताइए प्रोडक्ट में क्या आपका H2O और Br2 आएगा? नहीं। अभी जैसे ही आप H2O Br2 लिखेंगे तो फिर आपको जरूरत हो जाएगी बैलेंसिंग के लिए, जो आप लेफ्ट साइड में बैलेंस तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आप इसको क्या कर दीजिए, HOOBr लिख दीजिए। बताइए, अब कहेंगे आप कि भाई HOOBr तो कोई कंपाउंड जैसा लग नहीं रहा है, बड़ा विचित्र कंपाउंड जैसा लग रहा है। तो भाई बताइए, अभी आपको भले ही विचित्र जैसा लगता हो, लेकिन क्या आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम नहीं सुने हैं क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखिए क्या होता है, मैं ये साइड में लिखता हूं HOOH। देखिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है कि नहीं होता है? तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए, एक ब्रोमीन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन भी यहाँ पर मोनोवैलेंट है और ब्रोमीन भी क्या होता है, मोनोवैलेंट है। तो ये पेरोक्साइड के फॉर्म में तो हो ही सकता है। तो इसीलिए आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पेरोक्साइड के फॉर्म में है। अब क्या होगा कि देखिए आपको हमने बताया हुआ है कि बाकी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होगा वो किस स्टेप के लिए होगा, फर्स्ट स्टेप के लिए। ये तो स्लो हो जाएगा क्योंकि ये आया है रेट लॉ से। तो अब हम लोग कितना HBr लेंगे, एक तो ले लिए, अब 3HBr जो है हम लोग यहाँ यूज करेंगे। और बाकी देखिए ये जो प्रोडक्ट में आपने HOOBr लिया, इसको कंप्लीटली यूज कर लीजिए, किसमें, फर्स्ट स्टेप में। और जैसे ही आप इस स्टेप को यूज करेंगे तो बताइए अब जो आपका ये प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। देखिए अब आप बैलेंस करके देखिए तो आपको लगेगा कि ये वेल बैलेंस्ड है फास्ट रिएक्शन, फास्ट स्टेप जो है। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को है ना हम लोग इस तरह से मैकेनिज्म में लिख लेते हैं और आपको आसानी से 2 मार्क्स इसमें भी मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिएक्शन दिया हुआ हो, रेट लॉ दिया हुआ हो, तो आसानी से आप मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कर लेंगे। और वो क्वेश्चन क्या था, डिस्टिंग्विश, हम यहाँ लिख भी देते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, बोलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड molecularity of reaction and molecularity of reaction। तो इसका तो हमने आंसर भी आपको बता दिया। अब आपका काम है कि किसी भी बुक से, खास करके एनसीईआरटी तो जरूर देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है और काफी हद तक जो है वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच का भी होता है। तो इसीलिए उसका हेल्प तो आप जरूर लीजिए और कभी कोई रेफरेंस बुक की अगर जरूरत हो तो उसको भी देखिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ आपको दिमाग में सेट हो गया होगा और फिर आप केमिस्ट्री माय ड्रीम को हमेशा ओपन करके देखते रहिए और अपने प्रॉब्लम को दूर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बी सेफ।